नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी हिंदी में। तो दोस्तों, ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर होने वाला है और इसमें हम लोग जानेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा या हम कहें मनी और करेंसी, ठीक है, कुछ भी कहो, बात एक ही है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे मुद्रा क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या हैं, और फिर एक अगला लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि इसका प्रभाव कैसे होता है, इसको नियंत्रित कौन करता है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन इस बारे में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जिनको इकोनॉमिक्स बहुत ही टफ लगता था, लेकिन इस लेक्चर के देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि उसको इकोनॉमिक्स बहुत ही सरल लगने लगेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। जो भी बुक में थोड़े कुछ कठिन टफ वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ ना करके हम अपनी भाषा में समझाएंगे ताकि आप आसानी से उनको समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा क्या है, फिर हम लोग जानेंगे इसके प्रकार क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाई मुद्रा क्या है। तो बहुत ही आसान भाषा में इसकी परिभाषा है जिसको आप बहुत ही इजी समझ सकते हैं कि आखिर मुद्रा क्या है। तो देखिए, मुद्रा जो है वो विनिमय का सर्वमान्य साधन है। इसको सभी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद अभी हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो वो ऐसी संपत्ति या धन का वह रूप जिससे वस्तु एवं सेवाओं का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ऐसी संपत्ति या धन का वह रूप जिससे वस्तु एवं सेवाओं का आसानी से क्रय विक्रय या हम कहें खरीद और बेच सकते हैं। ऐसी संपत्ति या धन का वह रूप जिससे किसी वस्तु और सेवा का हम आसानी से खरीद बेच सकते हैं, तो वही मुद्रा है। ठीक है, अब हम लोग मुद्रा के प्रकार जानने से पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाकर देख लेते हैं कि ये मुद्रा जो हम देखते हैं, जो हमारे सिक्के हैं या फिर कागज़ के नोट हैं, ये कैसे आए, इनका विकास कैसे हुआ। तो हम लोग थोड़ा जाके मुद्रा का जो है कि विकास देख लेते हैं कि विकास कैसे हुआ। तो मुद्रा का विकास जानने से पहले हम लोगों को ये तो पता ही है कि पहले जो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली था। जब मुद्रा, किसी भी प्रकार की मुद्रा नहीं थी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, इसको ऐसे समझो, एक ये व्यक्ति ए है और एक ये व्यक्ति बी है। अब ये मार्केट में जाएगा, मान लो इसके पास गेहूं है और इसे चावल की ज़रूरत है। अब ये मार्केट में जाएगा तो इसको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको जो है कि गेहूं की ज़रूरत हो और उसके पास चावल हो। अब मान लीजिए कि ये एक बंदा है, इसको गेहूं की तो ज़रूरत है, लेकिन इसके पास देने के लिए चावल नहीं है, मान लो कुछ और है, कपड़े हैं।
तो ये लोग आपस में वस्तु विनिमय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो ज़रूरत है वो है गेहूँ की। इसके पास गेहूँ है, लेकिन इसको ज़रूरत किसकी, चावल की है, और उसके पास देने के लिए कपड़े हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में। फिर क्या किया हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला, और सबसे पहले पर्ण मुद्रा आई। पर्ण मुद्रा, पर्ण, या इसे हम पर्ण मुद्रा भी कह सकते हैं। तो ये मुद्रा आई। उसके बाद हमारी धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा क्या, हमारे जो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि महाजनपद काल में आज सिक्के चलते थे। आज सिक्के क्या होते थे, मानो ऐसा कोई एक सिक्का है, उसमें उसका मौद्रिक मूल्य नहीं लिखा होता है कि ये 10 का सिक्का है कि 20 का सिक्का है। बस वो मुद्रा बाजार में जाती थी, और व्यापारी मतलब सोने का कोई एक सिक्का है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता कि 10 का एक सिक्का है, 20 का है, वो सोने का सिक्का है। उससे बस कह रही थी देखो मैं तुमको ये सोने का सिक्का दूंगा, मुझे इतना इसमें चावल या इतना गेहूँ दे दो। तो वो होता था। उसके बाद हम लोग जब इंडो ग्रीक आयन जानते हैं, तो और गुप्ता काल में अच्छे सिक्के चले, जिसमें जो है कि राजाओं के नाम वगैरह सब होने लगे। तो इस तरीके से सिक्के चले, उसमें सिक्कों में विकास होता गया धातु मुद्रा में। उसके बाद हमारा जो है कि वो सांकेतिक मुद्रा आया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा जो अभी चल रही है उसे हम सांकेतिक मुद्रा है। उसमें क्या है, कागज के नोट होते हैं और सिक्के होते हैं। तो इन सब ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। तो अभी हमारी ये सांकेतिक मुद्रा है। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, ये तो हम लोग आगे मुद्रा के प्रकार में जानने वाले हैं। बस आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ऐसे धीरे धीरे जो है कि मुद्रा का विकास हुआ। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं मुद्रा के प्रकार। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम लोग, मुद्रा के प्रकार। तो इसको इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, लिखते हैं वास्तविक मुद्रा, और यहाँ स्वीकार्य मुद्रा। ठीक है, इसको रियल मनी कहते हैं और इसको एक्सेप्टेबल मनी कहते हैं। अब हम यहाँ पर वास्तविक मुद्रा के भी कुछ प्रकार हो जाते हैं, जिसमें आपका हो जाएगा धातु मुद्रा। ठीक है, जिसमें आपका हो जाएगा धातु मुद्रा, और एक हो जाएगा आपका कागज मुद्रा। अब आपका यहाँ पर जो है कि धातु मुद्रा के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका मानक मुद्रा, और दूसरा हो जाता है आपका प्रतीक मुद्रा। इन सब के बारे में आपको अभी डिटेल में बताएंगे। पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं सब के बारे में। फिर आपका अगला हो गया सहायक मुद्रा। इसके बाद भी और भी कई तरीके की मुद्राएं हैं, जैसे उसे हम कह सकते हैं कि हार्ड मनी, ठीक है, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, ये हम इसे एक हीटेड मनी भी होती है, हीटेड मनी। ठीक है, और भी कई तरीके के हैं, वो सब हम आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वास्तविक मुद्रा क्या होती है। तो हम लोग समझते हैं कि वास्तविक मुद्रा क्या होती है। देखिए, इसको बहुत ही हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। तो ऐसे समझिए कि वास्तविक मुद्रा वो है जो किसी देश में चलने वाली वैधानिक मुद्रा होती है। क्या होती है? किसी देश में चलने वाली वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल टेंडर। ठीक है,
लीगल टेंडर, जैसे कि मान लीजिए, इसको कैसे समझेंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि देश में मान्यता प्राप्त मुद्रा जिससे क्रय विक्रय कर सकते हैं। वैधानिक मुद्रा क्या होती है? जो उस देश की सरकार द्वारा या फिर जो भी निगम उसको जारी करता है, उसके द्वारा ये जारी किया जा गया हो। जैसे मान लीजिए कि एक ये 2 नोट हैं, ठीक है, ये 10 के 2 नोट हैं। इसको हम इस व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। एक में यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन बैंक, ठीक है, और एक में यहाँ लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप 10 का नोट लेके जाएंगे भाई तो आपको भगा देंगे, क्योंकि ये सरकार में एक वैधानिक संस्था है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, जिसने इस नोट को जारी किया है। तो ये हमारा लीगल टेंडर द्वारा नोट जारी किया गया है। तो यही वास्तविक मुद्रा है, और ये वास्तविक मुद्रा नहीं है। ये हमारे देश में वास्तविक मुद्रा है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा, सरकार के निगम के द्वारा जारी की गई। तो ये एक मान्यता प्राप्त मुद्रा हो गई, जिसको हम अपने देश में आसानी से कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई भी सेवा या कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं। तो ये हमारी वास्तविक मुद्रा हो गई। यही हमने इसमें लिखा है कि किसी देश में चलने वाली वैधानिक मुद्रा वास्तविक मुद्रा होती है। देश में मान्यता प्राप्त मुद्रा जिससे क्रय विक्रय कर सकते हैं, वही वास्तविक मुद्रा है। अब हम लोग जानते हैं वास्तविक मुद्रा के अंदर धातु मुद्रा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अब धातु मुद्रा देखते हैं। तो धातु मुद्रा क्या होती है भाई? देखो, धातु मुद्रा, ठीक है, वह मुद्रा, सिंपल सा है, वह मुद्रा जो धातु से बनी हो, जो धातु से बनी हो। इजी है भाई, वह मुद्रा जो धातु से बनी हो। इसमें आपका हो सकता है एग्जाम्पल में सोने के सिक्के, सोने, चांदी, लोहे, तांबा, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इन सब से आपका ये धातु मुद्रा बनी होती है। और भी होते हैं, इतने आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो ये तो आपकी धातु मुद्रा हो गई। अब इसके अंदर जो हमारे 3 पॉइंट थे वो इम्पोर्टेंट है, उनको समझना चाहिए। वो क्या है, हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला हमारा था मानक मुद्रा। मानक मुद्रा, मानक मुद्रा क्या होती है? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल समझो। माना कि ये एक आपके पास सिक्का है जिसमें 10 रुपये लिखा है, ठीक है। इस पर इसका जो अंकित मूल्य है, इसके ऊपर जो मूल्य लिखा है वो 10 रुपये है। और इस सिक्के को जब आप गलाएंगे, मानो ये सोने का सिक्का है, इस पे 10 रुपये लिखे हैं, तो आपने इसको जब गलाया तो उससे जो धातु प्राप्त हुई वो धातु भी आपकी 10 रुपये की ही होगी। इस पर जो अंकित मूल्य है वो 10 रुपये है, या फिर इसको जब गलाएंगे तो वो धातु भी आपको 10 रुपये ही की प्राप्त होगी। तो यही आपकी मानक मुद्रा हो जाती है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आपको क्या लिखना है कि अंकित मूल्य धातु मूल्य के बराबर। जिस मुद्रा में अंकित मूल्य और उसके धातु मूल्य जो है कि बराबर होता है वो मानक मुद्रा होती है, ठीक है। समझ गए? चलिए, समझ गए तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा है प्रतीक मुद्रा। तो हम लोग प्रतीक मुद्रा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रतीक
मुद्रा, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, इसमें मानो कि एक सिक्का है आपका 10 रुपए का, इस पे 10 रुपए लिखे हैं, तो इस वाले सिक्के को जब आप गलाएंगे तो मुश्किल से आपको 1 रुपये प्राप्त होगा। माना ये लोहे का सिक्का है, ठीक है, तो इस पर जो अंकित मूल्य है वो 10 रुपये है, और इसको जब आप गलाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 या फिर 2 रुपये का मान लो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो, फिर इसमें आपको क्या लिखना है कि अंकित मूल्य धातु मूल्य से ज्यादा होता है। ठीक है, सिक्के के ऊपर मान लो कि सिक्का है, इसमें 10 रुपये लिखा है, लेकिन इसको जब गलाएंगे तो 10 रुपये प्राप्त नहीं होंगे, कम होगा, 1 होगा या 2 मान लो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतीक मुद्रा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं सहायक मुद्रा के बारे में कि भाई सहायक मुद्रा क्या होती है। तो अब हम लोग सहायक मुद्रा देखते हैं। देखिए सहायक मुद्रा में क्या होता है, सहायक मुद्रा भी आपकी जो है वो प्रतीक मुद्रा का ही एक रूप होता है, और ये मुद्रा जो है प्रतीक मुद्रा की सहायता के लिए ही होती है, प्रतीक मुद्रा की सहायता के लिए ही होती है। और इसमें भी जो आपका धातु मूल्य है, तो आपका धातु मूल्य है वह अंकित मूल्य से कम होगा, अंकित मूल्य से कम होगा। अब इसका नाम ही है सहायक मुद्रा, तो ऐसे समझिए ये जो मुद्रा है वो किसकी सहायक मुद्रा है, तो वो प्रतीक मुद्रा की सहायक मुद्रा है। और प्रतीक मुद्रा क्या होती है, जिसमें धातु का मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है। तो चलिए हमने ये तो जान लिया कि ये धातु मुद्रा क्या होती है, उसके दूसरे रूप देखे। अब हम लोग जानते हैं कागज मुद्रा के बारे में। कागज मुद्रा या हम लोग कहें पेपर मनी, या इसे हम लोग फिएट मनी भी कहते हैं। इसको फिएट मनी क्यों कहते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कागज मुद्रा क्या है, ठीक है। तो वह मुद्रा जो एक, या हम से कहें कि किसी विशेष प्रकार के कागज, मशीन, स्याही, चिन्ह और संस्था द्वारा बनाई गई हो, संस्था द्वारा बनाई गई, ठीक। तो वह मुद्रा जो किसी विशेष प्रकार के कागज, मशीन, स्याही, चिन्ह और संस्था के द्वारा बनाई गई हो, ठीक है, वह आपकी जो है कि पेपर मनी या पेपर करेंसी है। अब देखिए यहाँ विशेष संस्था क्या, वही बात है कि हमारी जो लीगल टेंडर द्वारा, ठीक है, बनाई गई हो। जैसे हमारे यहाँ क्या है, आरबीआई है, आरबीआई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक संस्था है जो हमारे यहाँ नोट बनाती है। अब देखिए हमारी जो पेपर करेंसी है उसका जो है कि धातु मुद्रा से कीमत अधिक होती है। ये तो हम सब जानते हैं कि धातु मुद्रा से कीमत अधिक होती है। पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो इसको निर्गत करने वाली या इसको जारी करने वाली जो संस्था होती है वो इसकी गारंटी लेती है।
इसको ऐसे समझिए कि निर्गत करने वाली, यहाँ आप निर्गत से समझिए जो संस्था इसको जारी करती है, जो इसको बनाती है, उसी कहते हैं कि निर्गत करना है, इसको बनाना। ठीक है, तो जो भी संस्था इसको बनाती है, निर्गत करती है, तो निर्गत करने वाली संस्था इसकी गारंटी लेती है। अब देखिए, इसकी अगर कोई संस्था, वैधानिक संस्था कोई इसकी अगर गारंटी ना ले, तो फिर तो ये एक नॉर्मल पेपर हो जाएगा। इसमें कुछ इसका ऐसा कुछ धातु मूल्य तो है नहीं कि मानो कि अगर इसका कोई लीगल टेंडर नहीं होगा तो इसकी धातु पिघला के हम लोग उतने का प्राप्त कर लेंगे। कागज़ की फिर क्या कीमत रह जाएगी अगर इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा होता है, आपने देखा होगा कि इसमें लिखा होता है कि भारत सरकार द्वारा कि मैं धारक को जो भी नोट की यहाँ पर अंकित मूल्य की मानो 100 रुपये है, तो मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। तो ये उस देश की जो वैधानिक संस्था होती है वो इसकी गारंटी लेती है कि मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन लेता हूँ, ऐसा यहाँ पर लिखा होता है, इसकी गारंटी होती है। उसके बाद हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये कागज मुद्रा है जो सबसे पहले इसका हिस्ट्री में क्या है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले इसको जो है कि हम लोग जान लें, वो ग्रीक में सबसे पहले चालू हुई थी, आपकी कागज मनी चालू हुई थी। और इसको जो है वो उस देश के राजा के आदेश द्वारा, राजा के आदेश द्वारा ये जारी किए गए थे कागज की मनी। ठीक है, तो ग्रीक शब्द में आदेश को ही हम लोग फिएट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा में आदेश को फिएट कहा जाता है। इसीलिए पेपर करेंसी को फिएट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस देश के राजा के आदेश के द्वारा जारी किया गया था। तो इसीलिए इसको ग्रीक में आदेश को फिएट कहते हैं, इसीलिए इसको फिएट मुद्रा, पेपर करेंसी, पेपर मुद्रा, कागज मुद्रा कहते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि पेपर मनी क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं अपना नेक्स्ट बैंक मनी। ठीक है, बैंक मनी क्या होता है, हमारा अगला प्रकार है बैंक मनी। बैंक मनी, अब देखिए बैंक मनी क्या होता है, वो है आरबीआई और बैंक मिलकर हमें जो मुद्रा का मिलकर हमें जो मुद्रा का विकल्प देते हैं। ठीक है, वही हो जाता है आपका बैंक मनी। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे मान लो हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आपका जो एक हो गया एटीएम कार्ड है, आपका डेबिट कार्ड है। ठीक है, डेबिट कार्ड है, या फिर हो जाता है आपका एक एनईएफटी कर देते हैं हम लोग। ठीक है, एनईएफटी कर दो, या फिर हम लोग आरटीजीसी कर देते हैं, आरटीजीएस, और या फिर हम लोग आईएमपीएस करते हैं। ठीक है, ये इतने आपको माध्यम मिल जाते हैं जो आपको बैंक प्रोवाइड कराती है, तो इसको आप बैंक मनी हम लोग कहते हैं, बैंक मुद्रा कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग जान लेते हैं अगला प्रकार हमारा, जिसे हम लोग कहेंगे हार्ड करेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं हार्ड करेंसी क्या होता है। हार्ड करेंसी, या हम लोग इसे हार्ड मनी भी कहेंगे। ठीक है, तो हार्ड मनी क्या होता है,
वह मुद्रा जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आयात या निर्यात ज़्यादा किया जाता है, फलस्वरूप उस मुद्रा की जो कि मांग ज़्यादा होती है। देखिए हार्ड मुद्रा क्या है, ऐसे समझिए कि जिस मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा किया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय किस मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, किस मुद्रा को सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वीकार किया जाता है, इसको हम किसी और लेक्चर में देंगे, समझेंगे। सबसे पहले आप आज इतना समझिए कि हार्ड करेंसी अगर कहीं पे आ जाए टर्म तो उससे आप समझ सकें कि हार्ड करेंसी क्या होता है। तो हार्ड करेंसी आपका जिस मुद्रा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादा किया जाता है, चाहे वो आयात हो या निर्यात हो, ठीक है, तो वही आपकी हार्ड मनी कहलाएगी। एग्जाम्पल में अभी आपका डॉलर है जिससे सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अब देखिए आपको थोड़ा बता दूं इसी में कि किस मुद्रा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो जिस देश की मुद्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी उस देश से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अब किसी देश की मुद्रा स्ट्रांग कैसे होगी ये समझिए। इसमें क्या देखिए, जिस मुद्रा से, ऐसा समझिए, वैसे तो बहुत से कारण होते हैं पर एक जो मेजर कारण होता है वो हम आपको बता देते हैं, फिर जब हम आपको मुद्रा को नियंत्रित करने में या प्रवाह करने में पढ़ाएंगे तब आपको एक डीप में बताएंगे। अभी आप थोड़ा मोटा मोटा समझिए कि एक जो मेजर रीजन है जिससे किसी देश की जो मुद्रा है वो सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार में स्वीकार किया जाएगा, तो उसका एक कारण है कि जिस मुद्रा से रक्षा, तकनीकी, ऊर्जा, संचार और प्रबंधन भी इसमें जोड़ लिए, प्रबंधन, इनसे रिलेटेड वस्तुएं का निर्यात होता है। जो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों की, रक्षा से रिलेटेड, तकनीकी से रिलेटेड, ऊर्जा से संबंधित और संचार प्रबंधन, इनसे रिलेटेड जो भी कंट्री है वो सबसे ज़्यादा निर्यात करेगी, इनको सबसे ज़्यादा बेचेगी, तो उस देश की जो मुद्रा है वो स्ट्रॉन्ग होगी और उसकी मार्केट में, विश्व व्यापार में ज़्यादा मांग होगी, तो उसी से जो है कि आयात निर्यात किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब मुद्रा का अवमूल्यन कैसे होता है ये सब हम आपको किसी और लेक्चर में बताएंगे। अभी हमने आपको इसको समझाने के लिए बता दिया ताकि आप इसको सही से रिलेट कर पाएँ। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे, हमारा अगला जो है उसे हम कहते हैं हॉट मनी। तो अब हम लोग जानेंगे हॉट मनी के बारे में कि भाई हॉट मनी क्या होता है। चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो जब किसी देश से विदेश मुद्रा बाहर जाने लगे तो उसे हॉट मनी कहते हैं। कैसे इसको समझेंगे, देखिए, जब किसी देश से विदेशी मुद्रा बाहर जाने लगे तो उसे हम लोग हॉट मुद्रा कहते हैं, हॉट मनी कहते हैं। अब मान लीजिए कि देखो सभी कंट्रीज में जो है कि विदेशी मुद्रा का भंडार होता है। जो मुद्रा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है उसी का ज़्यादा भंडार करते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार। अब मान लीजिए वो मुद्रा किसी कारण बाहर जाने लगी। देखिए कारण तो बहुत से हो सकते हैं लेकिन हम आपको मेजर कारण बताते हैं। मानो कि कोई, ऐसे समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई मान लो अपना ये कंट्री है, देश है, ठीक है, उसको सही से बना लेना। तो इसमें मानो कि कोई भी एक कंपनी आई, मान लो ये कंपनी है ए, इसने हमारे देश में यहाँ पर एक फैक्ट्री और खोली। लेकिन क्या हुआ, जैसे मानो अभी कोरोना आया था, कोविड आया, या मान लो कोई महामारी हो गई,
महामारी आ गई, या फिर हमारे देश में किसी से युद्ध शुरू हो गया, तो अब ये कंपनी सोचेगी कि यहाँ पर लोगों के पास क्रय शक्ति बचेगी नहीं बचेगी, मेरा जो पैसा है वो कहीं डूब तो नहीं जाएगा। तो ये जो कंपनी है वो अपना पैसा यहाँ से निकाल ले कि देखो भाई, मैं यहाँ पर अपना पैसा नहीं रखने वाला हूँ। तो ये कंपनी अपना पैसा जो है वो भारतीय बाजार से निकाल लेगी, तो भारत में जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाएगी। फिर अन्य भी तरीके हैं, जैसे लोग एफडीआई करते हैं या फिर विदेशी लोग भारत के बाजार में निवेश करते हैं, वो अलग चैप्टर में आपको बताएंगे कि विदेशी मुद्रा भारत कैसे आती है कैसे जाती है। तो इस तरीके से जो भारत में मुद्रा आई होती है वो लोग इन वजहों से अपना मुद्रा निकाल लेते हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिससे भारत से जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाती है। ठीक है, और भी कई कारण, हम लोग आयात वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी उनको विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। तो जब विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाने लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉट मनी। ठीक है, इसको समझिए, अगर कहीं पर आ गया हॉट मनी क्या होती है तो आप वहाँ पर इजी से समझ पाएंगे कि हॉट मनी ये है। तो चलिए अब हम लोग एक और प्रकार देख लेते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हीटेड मनी। ठीक है, क्या कहेंगे, हीटेड मनी। तो देखिए हीटेड मनी क्या होती है, इसको ऐसे समझिए, जब किसी देश से हॉट मनी या हम कहें हार्ड मनी बाहर की ओर जाए तो उससे घरेलू मुद्रा में हुई कमी, घरेलू मुद्रा में हुई कमी को हम लोग हीटेड मनी कहते हैं। ठीक है, समझे, ऐसे समझिए। ऐसे मानिए कि जो हार्ड मनी किसे कहते हैं, जो विदेशी मुद्रा होती है, तो वो मुद्रा जब हमारे देश से बाहर जाती है, कैसे जाती है ये तो हमने बताया आपको अभी, कि मान लो किसी कंपनी ने निवेश किया, फिर वो किसी कारण निवेश को वापस ले ले, या फिर जब विदेशी निवेश रुक जाए, ठीक है, किसी भी कारण रुक जाए, तो वो जो मुद्रा हमारे जब देश से, ये जो हॉट मनी या हार्ड मनी जब किसी भी वजह से जब देश से बाहर की ओर जाए, तो उसके कारण जो घरेलू मुद्रा में कमी होती है वो हीटेड मनी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं सॉफ्ट मनी के बारे में। तो देखिए सॉफ्ट मनी क्या होती है, किसी देश में कोष्टक में लिख लो घरेलू बाजार में, ठीक है, सभी के लिए उपलब्ध मुद्रा सॉफ्ट मनी कहलाती है। सॉफ्ट मनी कहलाती है। इससे कोई भी व्यक्ति कितना भी और कुछ भी व्यापार कर सकता है। कुछ भी व्यापार तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे कितना भी व्यापार कर सकता है। ऐसे समझिए, किसी देश में उपलब्ध जो घरेलू बाजार में जो भी मुद्रा उपलब्ध है, वो सभी के लिए उपलब्ध मुद्रा जो होती है वही सॉफ्ट मनी होती है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति कितना भी व्यापार कर सकता है। तो यही आपकी सॉफ्ट मुद्रा हुई। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर लिख के समझा दिया है। चलिए उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रकार दे लेते हैं
यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं चीप मनी, ठीक है। इसे हम सस्ती मुद्रा भी कह सकते हैं, सस्ती मुद्रा, ठीक है। देखिए ये क्या होती है, इसको हम ऐसे समझते हैं, सरकार एक बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड क्या होता है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे किसी और लेक्चर में। इसको आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि एक बॉन्ड होता है, इसको हम हिंदी में प्रतिभूति भी कहते हैं, प्रतिभूति। ये एक पत्र होता है जिसमें ऊपर इसका मूल्य अंकित होता है, अंकित मूल्य होता है, जिसमें मान लो कि ये जितने की भी है, ऐसे मान लो ये 5,000 की है तो वो हो गया। फिर इसमें होता है एक कूपन, कूपन रेट, जिसे हम कहते हैं ब्याज दर। ये सरकार द्वारा बॉन्ड निकाले जाते हैं, फिर इनको कोई भी लोग खरीद सकते हैं। फिर उसमें लिखा होता है कि ये कितने वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए है। सरकार इसको ज़्यादातर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए इसको लाती है। तो यही बॉन्ड होता है, प्रतिभूति होती है, जिसमें सबसे ऊपर इसमें जैसे होता है अंकित मूल्य होता है कि ये कितने रुपए की प्रतिभूति है। फिर इसमें कूपन रेट होता है कि इस पर ब्याज दर कितनी मिलेगी, मान लो 10% लिखा है, और फिर ये कितने वर्ष के लिए है। तो इससे क्या होता है, सरकार इसको जैसे लागू करती है तो लोग इसको खरीदते हैं। तो जब लोग इस प्रतिभूति को खरीदेंगे तो मान लो कि ये प्रतिभूति 5,000 की है, तो लोगों ने सरकार को 5,000 रुपये दिए और सरकार ने ये 5 वर्ष के लिए लागू किया। तो सरकार ने कहा कि हम आपको हर वर्ष इनका इसमें जो कूपन रेट है, वो ब्याज दर है, वो 10% है, तो आपको 5 वर्ष के लिए आपके पैसे ले लेगी और इसके बदले में आपको 10% ब्याज देगी। फिर जब 5 साल बाद आप उसका ये वापस करेंगे प्रतिभूति बॉन्ड, तो सरकार आपको आपके पैसे ब्याज सहित दे देगी। तो ये है तरीका। तो ये तो आपने जान लिया कि बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। इसको भारत सरकार जारी करती है या फिर इसको बैंक या फिर लोग खरीदते हैं। तो ये तो चलो हो गया प्रतिभूति। अब आप समझिए, तो सरकार जब इस बॉन्ड को जारी करती है, फिर मान लो किसी भी कारण वो बॉन्ड को, मान लो उसने 5 वर्ष के लिए बॉन्ड को जारी किया था, ठीक है, लेकिन वो क्या सरकार देखती है कि सरकार किसी भी कारण जब उस बॉन्ड को समय से पहले ले ले, समय से पहले ले ले, समय से पहले ले ले, मान लो 5 साल के लिए कहा था, लेकिन वो 2 महीने बाद ही कहे कि भाई जो हमने बॉन्ड बेचा है वो वापस दे जाओ। 2 महीने बाद ही कहे कि जो मैंने आपको बॉन्ड दिया है वो सब लोग वापस कर जाओ। और जैसे 5,000 का मान लो है, 10% ब्याज उस पर सरकार दे रही थी, तो वो समय से पहले उसका सारा भुगतान और प्लस ब्याज सरकार दे दी, ठीक है। तो सरकार जब कोई भी बॉन्ड जारी करती है और उसको समय से पहले विड्रॉल कर ले, कहे कि अपना जो बॉन्ड दे जाइए, अपना पैसा भुगतान प्लस ब्याज दोनों 5 साल के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने में वापस करा तो 2 महीने का ब्याज देगा, नहीं, 5 साल का आपको ब्याज देगी और 2 महीने में ले लेगी। तो ऐसा है। अब इसकी थोड़ा आप लिखिए, परिभाषा समझिए क्या होता है। तो जब सरकार बॉन्ड को समय से पहले भुगतान प्लस ब्याज करे तो इस तरह से बाजार में बड़ी
मुद्रा की मात्रा को चीप मनी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा और समझ लीजिए। मान लो सरकार ने, जहाँ तक सरकार, मैंने आपको बताया कि सरकार जब मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है, मुद्रास्फीति कैसे कंट्रोल होती है ये मैं आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए कि सरकार को जब मुद्रास्फीति कंट्रोल करनी होती है तो वो मार्केट से पैसा खींचती है। ठीक है, मार्केट से पैसा खींचती है तो कैसे, वो बॉन्ड जारी करती है। अब मान लो उसने बॉन्ड जारी किया तो लोगों ने क्या है, पैसा सरकार को दे दिया, बदले में बॉन्ड ले लिया, तो मार्केट में पैसा कम हो गया, जिससे सरकार मुद्रास्फीति कंट्रोल करती है। लेकिन मान लो सरकार ने बॉन्ड जारी किया कि लोगों का जो मार्केट में ज़्यादा पैसा है वो हमें ले लिया, और फिर लोगों ने बॉन्ड खरीद लिया, पैसा सरकार पास चला गया। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचा नहीं तो वो खरीदारी वगैरह कर नहीं रहे हैं, तो क्या है, सरकार ने देखा कि ये कदम तो गलत है, तो सरकार फिर क्या कहती है कि कहती आओ जल्द अब तुम बॉन्ड ले जाओ। सरकार क्या करती है कि समय से पहले ही इस बॉन्ड को बेच देती है। तो समय से पहले सरकार उस बॉन्ड को बेच देती है तो उसके कारण जो मार्केट में पैसा की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो 2 महीने में ही बेच दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक्स्ट्रा ब्याज दर मिल रही है, क्योंकि ब्याज दर है वो पूरे 5 साल की दे रही है, लेकिन जो बॉन्ड है उसको विड्रॉल सरकार 2 महीने में ही कर ले रही है, क्योंकि उस देख रही है कि मार्केट में पैसा कम है और लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। उस कारण सरकार इस कदम को उठाती है और वो मान लो 2 महीने 3 महीने में ही उस बॉन्ड को वापस ले लेती है, तो उस कारण, और ब्याज वो पूरा दे रही है 5 साल का, वो भी उसके जितने पैसे थे वो और प्लस ब्याज, तो इस कारण जो मार्केट में जो मुद्रा बढ़ जाती है उसे ही हम चीप मनी कहते हैं। तो साथियों, ये हम लोगों ने देखा कि मुद्रा क्या है और मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, आसानी से आप समझ सके होंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, और जो भी आपके साथी तैयारी करते हैं उनके पास शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।